असल क्रिश्चियन नेटवर्क एनसीएन टीवी के टॉक शो में सैमसन जावेद की जानब से देखने और सुनने वाले तमाम करम फरमाओ और आज के पैनलिस्ट को खुश आमदीद। नाजरीन, एनसीएन टीवी सियासी, मजहबी, माशी और करंट इशू के अलावा वक्त की ज़रूरत को समझते हुए आगाही के प्रोग्रामों का अक्सर औकात इनकाद करता रहता है। नाजरीन, आज तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। जो लोग और कम्युनिटी वक्त के साथ नहीं चलते, वो तरक्की की राह में पीछे रह जाते हैं। किसी भी ख़ानदान और कम्युनिटी की तरक्की के मेयार को जांचने के लिए ज़रूरी है कि उसमें देखा जाए कितने फौजी अफीसर हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर, पुलिस अफीसर, जजेस या सरकारी आला ओहदों पर फाइज हैं। और इन आला ओहदों तक रसाई के लिए जहां आला तालीम की ज़रूरत है, वहाँ आला ओहदों के असूल के लिए CSS का इम्तहान पास करना ज़रूरी है। ये खुश आइन बात है कि CSS की तैयारी के लिए चर्चेस के अलावा NGOs और सिविल सोसाइटी से वॉलंटरली लोग सामने आए हैं, जिनके नताइज बहुत हौसला अफजा है। यही वजह है कि आज हमने मसीहों को मज़ीद आगाही के लिए CSS की तैयारी करवाने वाली अकेडमी पाकिस्तान क्रिश्चियन CSSN PMS क्लब के 4 नौजवानों को ख़ास मदऊ किया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा CS की अहमियत और अफादियत को जान सके, जिसके लिए हम जहां आज के पैनलिस्ट का शुक्रगुजार हैं, वहां हम नईम जान साहब के भी ममनून हैं, जिन्होंने आज के लिए हमारे लिए ख़ास पैनल का एहतमाम किया। इससे पहले कि मैं आज की गुफ्तगू का आगाज़ करूं, मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का एक एक का तारफ़ कराता जाऊं। हमारे साथ इरज नईम जान हैं। कैसी हैं आप इरज साहबा? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू दिस प्रोग्राम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुदा का शुक्र। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये उम्र वो है जहाँ पे CSS के खुद ऑफिसर अपीयर होते हैं और ये CSS क्लब की इंस्ट्रक्टर हैं और MPhil इंग्लिश हैं। इनके साथ हमारे साथ रोमेल जॉन हैं। रोमेल साहब, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? First of all, thank you very much, Mr. Sampson, for having us here and to discuss on a very important topic. And खुदा का शुक्र है कि आज बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, मौसम भी अच्छा है और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि खुदा का शुक्र है, उसकी सारी बरकतों। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाज़रीन, ये भी इंस्ट्रक्टर हैं, BSc ऑनर और मैथमेटिक सब जानते हैं कि बहुत एक मुश्किल सब्जेक्ट भी है, क्योंकि CSS की ये डिमांड भी होती है कि उसमें मैथ भी हो, जिस तरह मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं। इनके बाद हमारे साथ रिजवान कामरान साहब हैं। जी रिजवान साहब। जी सर। जी, आप खैरियत से? हाँ जी, खुदा का बड़ा शुक्र है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू सर सैमसन साहब फॉर हैविंग अस हियर एंड really it's a very pleasant feeling being here and discussing a very important issue. Thank you very much. Very nice. ये लेक्चरर हैं केमिस्ट्री के और रिप्रेजेंटेटिव हैं गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन के। नाइस। आज हमारे साथ एक बहुत अच्छे यंगेस्ट क्रीम है हमारे साथ। इनके बाद अलीशा सलीम संधू हैं। जी, आपके वालिद साहब भी, इनकी भी खिदमात, बड़ी अच्छी खिदमात थी गवर्नमेंट इस मेरा ख्याल है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में थे शायद। जी अलीशा साहब। जी सर। हाउ डू यू डू? सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ बुलाया है और खुदा का शुक्र है ठीक है सारे। यहाँ पे मौसम सारा कुछ ठीक है और इस इशू पे भी बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, इस पे बात करेंगे। नाजरीन,
अलीशा सलीम सिविल इंजीनियर के स्टूडेंट हैं जो वॉलंटरली इनके साथ करते हैं CSS और PMS सेमिनार्स का भी एहतमाम करते हैं। जी जनाब, एक तो सबसे पहले हम इरज ये जो छोटा सा हम ये करेंगे कि पाकिस्तान का इस वक्त जो कोरोना की वजह से परेशानी है, छोटी सी बात करके हम अपने असल क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो कैसा लोग इसका सारा ख्याल कर रहे हैं कि बचाया जाए, खुद भी बचें और दूसरों को भी बचाएं? जी देखें, अगर बहुत एक इस मामले में भी कंफ्यूजन है, कुछ लोग इसको इस एंगल से देखते हैं कि कुछ हमें हो नहीं सकता, और समटाइम्स सम पीपल वो बिल्कुल दे इग्नोर द ग्राउंड रियलिटीज जो स्टैटिस्टिक्स हैं। सम पीपल हैव अ वेरी लैक्स एटीट्यूड, लेकिन जो जितना जितना आप मेडिकल की सिचुएशन के करीब जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के करीब जाते हैं, तो देयर इज द सिचुएशन ऑफ पैनिक एंड देयर हैव बीन increased guidelines and SOPs set by the government कि इस चीज को कंट्रोल किया जा सके। अब किस हद तक इस पर फॉलो किया जा रहा है डिफरेंट एरियाज के अंदर, ये उन जगहों की लोकल एनफोर्समेंट अथॉरिटीज पे भी डिपेंड कर रहा है। बट थैंकफुली सिचुएशन थोड़ी बहुत इन द एरिया वेयर आई एम इन एट द मोमेंट, लाहौर पाकिस्तान, उसमें अंडर देयर आर SOPs इन प्लेस टू कंट्रोल दिस जो एनफोर्स किए जा रहे हैं। नाजरीन, एक चूँकि मैं इंग्लैंड में भी रहता हूँ, इस हवाले से मैं ये ज़रूर बात करूँगा कि यहाँ कोई पुलिस नहीं, कोई आर्मी नहीं, हर दूसरा डिस्टेंस का ख्याल करता है और मास्क उसने चाहे कहीं भी जाना है मास्क ज़रूर पहनना, चाहे इबादत है चाहे। बहरहाल हमें सेफ अगर करना है, खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, तो हमें अमल करना है इसमें। तो हम असल इसकी तरफ चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। तो इर्ज ये थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा कि CSS सिविल सर्विस कमीशन क्या है, इसकी अहमियत और अफादियत क्या है, स्पेशली मसीही कम्युनिटी के लिए। जी सबसे पहले CSS की फुल फॉर्म है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। ये वो वाला एग्जाम है, एक तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो कि फेडरल लेवल पे होता है, एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम या प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स एज वी कॉल देम फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान जिनकी एजेस 21 to 30 है, बट रिलैक्सेशन इन केस अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 32 तक रिलैक्सेशन। सो इस एज के दरमियान जो लोग हैं, दे आर एलिजिबल इफ दे हैव 14 years ऑफ एजुकेशन, तो वो इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, इसमें अपीयर हो। व्हेन यू अपीयर फॉर दिस एग्जाम और आप जब ये क्लियर कर लेते हैं, तो देयर आर वेरियस ग्रुप्स जो कि गवर्नमेंट पोस्ट होती हैं उनके लिए आप एलिजिबल हो जाए, जो कि 17 स्केल की जो पोस्ट होती हैं, विच इज ऑब्वियसली द हाईएस्ट स्केल जो कि जिस पे आप एंट्री लेवल जॉब हासिल कर सकते हैं। बेसिकली आम अल्फाज में अगर कहा जाए तो जो आप ये एग्जाम पास करके आप अफसर लगते हैं, पाकिस्तान की मैनेजमेंट के अंदर आते हैं, जिसको हम लोग अफसरी का इम्तिहान कहते हैं, आम जुबान के अंदर इसको अफसरी का इम्तिहान भी कहा जाता है। तो CSS की अहमियत ये है सबसे ज्यादा कि एक तो इट्स अ वेरी गुड जॉब, और दूसरी इसकी बात यह है कि जिसको हम पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जो लोग पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज बनाने वाले हैं, वो ये लोग हैं। तो इस वजह से जो लोग CSS करते हैं, CSS की अहमियत ये है कि जब आप ये करते हो तो यू गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट योर कम्युनिटी एंड गेट अ चांस टू सर्व द नेशन एंड गेट अ चांस टू मेक एंड इम्प्लीमेंट पॉलिसी, which is I think the most central aspect. एक ये भी बताइएगा कि ये जो एज रिलैक्सेशन के लिए करना पड़ता है, ये क्यों और कहाँ से, थोड़ा सा, क्योंकि हमारे नाज़रीन जरूरी नहीं कि वो सब कुछ जानते भी हों। जी एज रिलैक्सेशन का बस थोड़ा सा सिंपली ये है कि अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पहले से कर रहा है फॉर 1 or 2 years, तो ही इज एबल टू गेट दैट रिलैक्सेशन कि वो 30 की एज नहीं 32 की एज तक he or she can appear for the exam. अच्छा, ये तो हो गया। आप ये बताया कि कितनी एजुकेशन रिक्वायर है
और जो हाईएस्ट पोस्ट कुछ ऐसी हैं जो पुलिस है, कस्टम है, रेलवे है, इसके लिए खास कोई पोजीशन लेना है या कैसे इसके करते हैं ये लोग? जी बिल्कुल, उसके लिए ये मेरिट बेस्ड पे होता है और ये डिपेंड करता है डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट के अंदर। अब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज करंटली PAS जिसको कहते हैं, जिसको आई थिंक पहले वक्तों में DMGB ग्रुप कहा जाता होता। तो ये जो ग्रुप होता है ये एडमिनिस्ट्रेशन का होता है और ये सारे इदारों के अंदर इट्स द हायर रोल और इसकी सीट्स भी काफी ज्यादा होती हैं। तो ये मोस्ट इन डिमांड कंसिडर किया जाता है, इसको सबसे ज्यादा जो है इन डिमांड कंसिडर किया जाता है। वेरी क्लोज टू पुलिस सर्विसेज नंबर 2 पे और 3rd नंबर पे फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद आ जाते हैं बाकी डिपार्टमेंट्स की भी जो है, मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट वाला ग्रुप है और भी सारे ग्रुप्स की इस तरह वो आती है रैंकिंग एज कम्पेयर टू डिमांड। क्योंकि जब आप रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं तो फिर आपसे आपके मार्क्स के मुताबिक पूछा जाता है कि आप कौन से ग्रुप में जाना चाहते हैं। तो ज्यादा बच्चे तो PAS की डिमांड करते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर उनके मार्क्स के मुताबिक उनको जो उनका टोटल एग्रीगेट बनता है इंटरव्यू के बाद उनके रिटन का, उसके मुताबिक होता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि करंटली जो हम लोगों का 5% कोटा है, जो कि अभी और भी आपको बताएंगे इसके बारे में, 5% कोटे के तहत क्योंकि हमारी सीट्स रिजर्व्ड होती हैं और अभी इतने बच्चे क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो हम लोगों में से जितने बच्चों ने अब तक क्लियर किया है उन्होंने जॉनसन का पसंद का ग्रुप था उस पे उन्होंने बेसिकली हाथ रखा है और दैट वाज देयर्स बिकॉज उसमें सीट्स फ्री थी, सो देयर वाज नो कंपटीशन अगेंस्ट दोस सीट्स। वेरी नाइस, थैंक यू। और अब रुमेल जान साहब आपकी तरफ आते हैं। आप एक तो ये कोटे का असूल जो है, और ये मुझे समझ नहीं आई, ज़रा मेरी नॉलेज के लिए भी हो जाए कि फौज में मेरे ख्याल से कोटा कोई नहीं होता था, कोटा नहीं होता था फौज का, ये मुझे नहीं समझ आई। ज़रा थोड़ी इसकी भी वजाहत कीजिएगा। और गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट कहती है जी कोटा पे ये उतरनी, एक होता है कोटा, एक होता है मेरिट। अब जरा थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा प्लीज। ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अगर हम 5% कोटे की बात करते हैं तो हम ये देखें कि ये सारी गुफ्तगू जो है जिसको आज हमने शुरू किया और इस पर हम बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ सीख रहे हैं, वो सबसे पहले ये देखिए कि वो गुफ्तगू एग्जिस्ट ही ना करती अगर शहबाज भट्टी शहीद साहब की जो सारी काविशें हैं वो उनकी जगह पर ना होती। तो इन सारी काविशों का मकसद ये था, जिस तरह अभी इरज ने बताया, हमें एजुकेट किया कि इसके बेनिफिट्स ये थे कि जब तक आप और आपने भी शुरू में ये बात की कि कितने वहाँ पर डॉक्टर्स हैं, कितने वहाँ पर ऑफिसर्स हैं और कितनी वहाँ पर अच्छी पोस्ट पर रिप्रेजेंटेशन है, वो एक कम्युनिटी की तरक्की को भी जाहिर करती हैं। ये वो इंडिकेटर्स हैं जिनसे आप बता सकते हैं। इसी चीज़ को नज़र में रखते हुए शहबाज भट्टी शहीद साहब ने जब ये स्टेटिस्टिक्स देखे कि पहली बात, हम वी आर अ वेरी स्मॉल नंबर इन पाकिस्तान, दूसरा गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन हमारी, वो भी हमारी कम्युनिटी की इट्स लाइक 2% ऑलमोस्ट, और उनमें से अच्छी रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं गजेटेड ऑफिसर्स, वो 0.037 है। तब थी जब उन्होंने इसको सर्वे किया, तो बिलो इवन 1% जो है हम रिस्पेक्टेबल पोस्ट पर थे जो वाकई इन्फ्लुएंशियल होती हैं और जो कोई अमली तौर पर कोई काम कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को उन्होंने करके अपनी काविशों को ये एक डायरेक्शन दी कि मैंने अपनी कम्युनिटी के ज़रूरतमंद और एलिजिबल लोगों के लिए गवर्नमेंट के अंदर भी जगह बनानी है ताकि वो उन्हें किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से हटकर से बालातर उनको जो है उनके लिए सीट्स मखसूस कर दी जाएं जो महज उनके लिए ही हों और कोई और उनके ऊपर जो है ना आ सकें। और उसके अंदर उन्होंने, जब वो गवर्नमेंट में थे तो एज ए मिनिस्टर भी काम कर रहे थे, तो उन्होंने मुख्तलिफ आर्ग्यूमेंट्स को गैदर किया ताकि वो अपनी बात को जो है हाउस में मनवा सकें, क्योंकि माइनॉरिटी के लिए कोई फेवर लेना इज़ अ बिग चैलेंज। और उसके लिए जो उन्हें एफर्ट्स करनी थी वो उन्होंने की, जिसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट थी कि विमेन का कोटा एग्जिस्ट करता है अराउंड 10%, जिसके अंदर आप देखें कि वुमेन की पॉपुलेशन तो 50% है, बट उनके लिए स्टिल कोटा, हालांकि दे आर नॉट इवन अ माइनॉरिटी इन दिस कंट्री। और सेकेंडली पंजाब गवर्नमेंट ने तो उसी कोटे को एक्सटेंड कर 15% किया हुआ है।
और वो ओपन मेरिट पर भी आती हैं, यानी कि वो मेरिट को भी मीट करके सीट्स देती हैं, साथ वुमेन कोटे पर भी सीट्स देती हैं। तो इस तरह की उन्होंने जो है मुख्तलिफ सिनेरियोज़ को सामने रखते हुए ये कैबिनेट के अंदर भी ये आइडिया पिच किया कि हम माइनॉरिटीज़ को, पहली बात हम वी डोंट हैव एक्सेस टू गुड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ एज मच, फाइनेंशियल सिचुएशन भी हमारी रिलेटिवली एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीपल जो है इज़ नॉट दैट गुड। तो हमारे लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव रिजर्व्ड सीट्स, ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता हम भी रेलिवेंट बने स्टेट मशीनरी के अंदर और स्टेट अफेयर्स के अंदर। तो तब जब वो कैबिनेट में भी थे तो शदीद अपोजिशन हुई और उसके अंदर यही बात की गई तब भी कि देखें आप तो यू माइनॉरिटीज़ इन जनरल, जो हमारा वो सेंसस कहता है कि दे आर जनरली दे आर अराउंड 3%, 3 to 4% मैक्सिमम। तो इनको इतनी सी पॉपुलेशन को जो इतनी एजुकेटेड भी नहीं है उनको 5% कोटा क्यों दिया जाए? तो तब भी शहबाज भट्टी ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जब से मैं मिनिस्ट्री के अंदर आया हूँ मैंने आज तक कोई पर्सनल फेवर किसी से नहीं मांगी। कहते हैं कि आई एम आस्किंग द मिनिस्टर्स, आई एम आस्किंग द प्राइम मिनिस्टर, कि अगर आज तक मैंने किसी से कोई फेवर मांगी हो, कोई पर्सनल कोई हेल्प मांगी हो या कोई किसी तरह का, कहते वो मैंने इसीलिए नहीं मांगी सो दैट आई कैन यूटिलाइज दिस वन फेवर फॉर माई कम्युनिटी। इसमें अगर आप तारीख का हवाला भी देखो, हिस्ट्री में भी देखो, तो या आप जो पसमानदा इलाके हैं या स्पेशल सूबे हैं, तो वहाँ पे उन्होंने उस रूरल एरिया के कोटा रखे हुए हैं। वो क्यों रखे हुए हैं? कि वहाँ सहूलतें कम होती हैं, वो उसको अवेल कर सकते हैं। इसी तरह हमारी कम्युनिटी में वसाइल इतने ज़्यादा नहीं कि वो मेरिट पे आ जाए, जो असल कोटा लेने की वजह 5% कोटा लेने की वजह भी है। तो इसकी मुखालफत मेरे ख्याल है वो जो नहीं जानते कि क्या सूरत हाल है वो ज़्यादातर करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो एक जवाब रह गया कि जो आर्मी का मैंने कोटे का कहा था कि मुझे तो पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि आर्मी में भी कोई कोटा सिस्टम है। मैं इसका अगर आंसर कर दूं जी जी बोलिए। तो वो आर्मी कोटा जो होता है वो लिमिटेड उसके लिए डिपार्टमेंट्स के लिए होता है और उनके डायरेक्टली एग्जाम्स नहीं होते। हाँ, वो एक तो कमीशन होता है ना, पीएम लॉन्ग कोर्स, जो इनका एक बाकायदा ककूल और इस तरह जो कोहार्ड जाते हैं टेस्ट, ये पीएम लॉन्ग कोर्स भी मेरा ख्याल है उसको बोलते हैं। जी अभी हम बढ़ते हैं रिजवान साहब की तरफ। जो रिजवान साहब, ये GCEA का क्याम और इसका मकसद, इसकी जरा वजाहत कीजिएगा कि ये क्या GCEA। हमारी जो एसोसिएशन है गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में GCEA हम कहते हैं, इसका कयाम हमारे जो चेयरमैन साहब हैं नईम जॉन साहब, उन्होंने 2004 में किया था। और इसके साथ कुछ और दोस्त भी शामिल थे, जिनमें लैमुअल नवीद साहब हैं, कमर तस्कीन साहब हैं, और भी 2-3 दोस्त हैं जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ थे और अभी तक हैं, और बहुत सारे लोग शामिल हुए जिनमें मैं भी शामिल हूँ बाद में। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है सर, ये सेल्फ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो मेन मकासद है मैं आपको बता देता हूँ। हमारा जो सबसे ज्यादा जो जिसपे हमारे चेयरमैन साहब ने काम किया वो ये था कि जो प्रोविंशियल और फेडरल लेवल पे गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया जाए। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको इकट्ठा करते थे टू सेलिब्रेट ईस्टर्स एंड क्रिसमस गेट टुगेदर्स, ठीक है। और उसके बाद मतलब इसका मेन मकसद था कि उनको एक उनकी रूटीन लाइफ और उनकी जो प्रोफेशनल लाइफ है जहाँ पे मसाइल भी होते हैं, बीइंग क्रिश्चियंस हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में होते हैं जहाँ हम अकेले होते हैं, रिलैक्सिंग और एक एंजॉइंग फीलिंग और एक कंडीशन दी जाए जहाँ पे वो एंजॉयमेंट भी फील करें और एक तो रिलैक्सिंग इस सेंस में देयर अदर क्रिश्चियन फेलोज। मैंने ज्वाइन की गवर्नमेंट सर्विस 2016 में और मैंने प्रोग्राम देखा तो मुझे बड़ी हैरानी हुई देख के कि इतने क्रिश्चियन एम्प्लॉयर्स हैं जो उसमें काम कर रहे हैं, फिर सबसे एक्शन बनना शुरू हुए। और इसके अलावा दूसरा जो हमारा मकसद है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होते हैं कम्युनिटी एंड देन वी ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस, जो हमारा मकसद है ऑब्वियसली वो है टू स्प्रेड द हैप्पीनेस एंड गुड वाइब्स अमंग आवर मेंबर्स
and among the Christian families. और वो हम इस तरह करते हैं, जो हमारा तीसरा जो मकसद है, हम इस तरह अचीव करते हैं कि भी call upon different Christian scholars, good educated scholars, जो कि अपने sermons के जरिए, जिनमें मैं कुछ नाम जरूर मेंशन करना चाहूंगा, जैसे जनाब जमील नासिर साहब, जनाब सदीक पॉल साहब, रेवरेंड फादर इमानुअल आसिफ साहब, ऐसे बड़े बड़े लोगों को हम इनवाइट करते हैं ताकि वो अपने खुदावंद के कलाम को लोगों तक फैलाएं और इससे भी बेहतरी की तरफ लाएं। ठीक है, इसके अलावा हम मुख्तलिफ फेमस क्रिश्चियन एथलीट्स, मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि उन्होंने अचीवमेंट्स की हैं, वो भी दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और इसके अलावा जो फेमस पोइट्स हैं हमारे और राइटर्स हैं, उनको इनवाइट करते हैं। और इसके अलावा जो ऐसे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज की हैं, उनको इनवाइट करते हैं ताकि वो आएँ और दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। और इसके अलावा हम लोग जो हमारे शाइनिंग स्टूडेंट्स होते हैं, क्रिश्चियन स्टूडेंट्स, उनको भी इनवाइट करते हैं और उनको नकद इनाम भी देते हैं, अप्रिशिएशन देते हैं थ्रू शील्ड्स, और उनमें जो मैट्रिक या इंटर में टॉप करते हैं उनको इनवाइट करते हैं, सो दैट इन सारी एक्टिविटीज से हम एक तो क्रिश्चियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरा उनको मोटिवेट करते हैं टू डू बेटर। अच्छा रिजवान साहब, ये जो आपने सारी डिटेल्स सारी जो मजहब के गिर्द सारा चल रहा था, ये इसका आप जो रिलेट या रिलेशन या तल्लक सीएसएस से कैसे जोड़ते हैं ये एग्जाम के साथ? क्योंकि इस वक्त हमारी गुफ्तगू जो है एक सीएसएस इम्तिहान पे ज्यादा फोकस है। जी देखिए, 5% कोटे को जो रुमेल ने बात की, उसको जोड़ने का मकसद ये था कि जैसे ही ऑब्वियसली सिर्फ कोटा सीएसएस में नहीं था, बाकी और भी 17 स्केल की 16 स्केल की पोस्ट्स हैं, ये सारे 1 से लेकर 17 तक ये सारे सीट्स खुली। अब ये कोटा जब मंजूर हुआ है तो 2016 के अंदर जाके देयर वर रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द FPSC एंड द PPSC, जिसमें उन्होंने कंसर्न्स रेज किए कि हम सीट्स तो बच्चों की खाली छोड़ रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड भी हो रही हैं, बट दे आर नॉट बीइंग फिल्ड। खास तौर पे ये CSS की उन्होंने हाईलाइट की कि सीट्स उस टाइम पे एट दैट टाइम देयर वर 72 सीट्स। अब जब पिछले साल स्पेशल CSS का एग्जाम उन्होंने अनाउंस किया PM ने, तब 79 सीट्स थी। तो these seats are being carried forward, they are not being filled। तो उन्होंने ये जब कंसर्न एक तरह से रेज किया तो हमारे लिए भी अलार्मिंग था एज अ कम्युनिटी कि जो सारी एफर्ट शहबाज भट्टी साहब ने की थी अपनी जिंदगी के अंदर, ये ना हो कि जो हमें एक चीज मिली हुई है, एक गिफ्ट है, एक ओपन अपॉर्चुनिटी है फॉर अस, वो हमारे से छीन ली जाए। सो उस टाइम पे नईम जॉन साहब ने के अंदर ये अवेयरनेस आई और एक उन्हें उन्होंने इस चीज का बोझ लिया, एक तरह से कह सकते हैं कि he wanted to do something for the community ताकि ये seats जाया ना जाए, that this opportunity that has been given to us would not be taken away। तो 2016 और 17 से गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज ने, because of the arrangement, हम they had access to CSS officers, PMS officers के साथ access था क्रिश्चियन, जो कि हमारे इवेंट्स पे आते रहते थे, ये गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज के इवेंट्स पे आते रहते थे। So what he did as a result was that he started organizing separate career counseling seminars starting from 2016 इस इशू के बाद to address जो कि recent student graduates के लिए और जो बच्चे already government posts में है या jobs में है but they qualify, उनकी requirements पूरी है, they are 21 to 30, they graduates, उनको awareness हो कि ये भी seats हैं, इनके लिए भी फाइट करें, ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है टू डू दैट। सो दिस इज हाउ गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज ने पाकिस्तान क्रिश्चियन CSS PMS क्लब को फॉर्म किया, जिसके अंडर एनुअली सेमिनार्स होते हैं और सेशंस होते हैं, और इन लास्ट ईयर वी हैड अ प्रॉपर CSS के लिए बच्चों की तैयारी के लिए हमने फॉर्मल एक सेशन का इनकार किया। जी, आपका शुक्रिया। मेरा ख्याल है रिजवान, अच्छा ये जो आपको इस जो GCEA इसमें कितना आपके गेन कर सके हैं, कितना फायदा हुआ या क्या नताइज क्या हो गए, मुख्तसर बताइए। जी मुख्तसर मैं बता देता हूँ जी।
जैसे कि एरज बता रही थी कि जैसे हम लोगों ने स्टार्ट लिया, हमने जरूरत महसूस की कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको सीएसएस और पीएमएस की अवेयरनेस होनी चाहिए. So we started this CSS PMS club. This is working under our patronage. तो इससे हमें अभी तक हम तकरीबन 6 से 7 सेमिनार कर चुके हैं, जिसके हमें बेहतरीन नताइज इस तरह मिले कि सेमिनार में तकरीबन सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया, जिसमें तकरीबन हमारे पास 300 प्लस, एक सेमिनार में 300 प्लस बच्चों ने ये सेमिनार अटेंड किया और उन्होंने अवेयरनेस हासिल की अबाउट सीएसएस पीएमएस एंट्री टेस्ट और उसमें कैसे तैयारी करते हैं. और आगे भी हम लोग, हमारी प्लानिंग है फ्यूचर में कि इस सीक्वेंस को हम लोग जारी रखें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा जो हमारी मसीही बच्चे हैं उनको ये अवेयरनेस हो. रिजवान, आप सबका मेरा ख्याल है लाहौर से ताल्लुक है, ठीक है? जी, मेरा लाहौर से. आप बाहर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, दूसरों को अवेयरनेस कैसे देते हैं? सर, जो हमारी वर्किंग कमेटी है, जो हमारी टीम है, जिस तरह हम एक मैसेज को, जब हम किसी सेमिनार को ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उस मैसेज को हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे पब्लिश करते हैं, जैसे व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए और अपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स के जरिए हम लोग उसको फ्लरिश करते हैं. और लास्ट टाइम जो हमारा लास्ट सेमिनार था प्रेइंग हैंड कैथेड्रल चर्च में, उसमें बहुत सारे शहरों से बच्चे आए थे, मतलब यू कैन से कि तकरीबन ऑल ओवर द पंजाब जो है उसने पार्टिसिपेट किया था. तो सब तक ये मैसेज पोर्ट्रे हो जाता है जी, जिससे पंजाब के अलावा, माजरत के साथ मैं काट रहा हूँ, बल्कि पंजाब के अलावा पेशावर से भी और सिंध से भी जो है बच्चों ने शिरकत की. और सबसे जो इसकी बड़ी वजह वो यही थी. और एक तो मतलब जब गवर्नमेंट क्रिश्चियन एम्प्लॉयज़ ने शुरू की अपनी सर्विसेज की, तो जब इनका पहला सेमिनार था उस दौर में तो व्हाट्सएप भी एक्टिव नहीं था और फेसबुक भी नहीं था और इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था. तो तब तो सारा ये ग्राउंड वर्क था जो आपको मतलब फिजिकली यू हैड टू वॉक अप टू पीपल और उनको गैदर करना पड़ता था. वो तो अब जिस तरह जिद्दत आती गई तो कम्युनिकेशन, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई. जिस तरह आज आपके साथ हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं, जी, आप कहाँ हम कहाँ और बिल्कुल लग रहा है कि हम आमने सामने बैठे हैं, तो उससे पाकिस्तान के अंदर कम्युनिकेट करना और बेहतर और आसान हो गया. सही. अच्छा, दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं. तो इरज, ये जो क्वालिफिकेशन और सब्जेक्ट और इसकी तैयारी जो होती है, मुख्तलिफ पोस्ट के लिए मुख्तलिफ सब्जेक्ट की डिमांड होती है, ज़रूरत होती है या क्वालिफिकेशन होती है, इसकी ज़रा ये समझे कि एक नए को, किसी को आप बताना चाह रहे हैं कि आप ये सब्जेक्ट बेहतर हैं, ये लें सब्जेक्ट, इसमें ज़्यादा स्कोप है, इस तरीके से ज़रा प्लीज. सीएसएस का जो पेपर है उसके अंदर टोटल जो होता है रिटन एग्जाम जिसके लिए आप साइन अप करते हैं, ये हर अक्टूबर में इसकी एडवर्टाइजमेंट तकरीबन आती है और नवंबर तक आपका साइन अप क्लोज हो जाए. अब जो रिटन एग्जाम है उसके टोटल होते हैं 1200 मार्क्स, जिसमें से 600 मार्क्स कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के होते हैं और 600 मार्क्स जो होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के होते हैं. कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में आपको बता देती हूँ. पहला सब्जेक्ट है इंग्लिश एसे, दूसरा English Precis and Composition. The third one is General Knowledge 1 या GK1, GK2, GK3. General Knowledge 1 is a basic science और ability का exam, General Science and Ability इसे कहते हैं. इसके अंदर आपकी basic maths, computer, biology, physics, chemistry की basic information जो है, knowledge, उसको test किया जाता है. General Knowledge 2 is Pakistan Affairs, जिसके अंदर आप currently जो कि पाकिस्तान के से related जो इश्यूज हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, सारे एड्रेस उसके अंदर आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स. एंड GK3 इज करंट अफेयर्स व्हिच इज बेसिकली अबाउट द ग्लोबल इश्यूज एंड आल्सो इश्यूज रिलेटेड टू पाकिस्तान. ये 5 सब्जेक्ट है. 6 जो सब्जेक्ट कंपल्सरी है वो इस्लामियात का है, बट फॉर द माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, रिलीजियस माइनॉरिटी कैंडिडेट्स, they have the option to appear for a comparative study of major religions, जो कि एक तरह से it's the study of ethics जिसको हम कह रहे हैं. So these are the 6 compulsory subjects, इनका total होता है 600. बाकी जो 600 marks होते हैं वो एक ग्रुप के अंदर काफी ज्यादा आपके पास options होती हैं. You have more than 30 subjects to choose from, basically जो बाकी from 7 groups. जी, from 7 groups. You have a lot of subjects to choose from. और वो जो बच्चे choose करते हैं, जिस तरह के इंटरनेशनल रिलेशंस है, जेंडर स्टडीज है,
इंटरनेशनल लॉ है, फिजिक्स है, इंग्लिश लिटरेचर है, ज्योग्राफी, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे अपने एप्टीट्यूड और अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक वो बच्चे सेलेक्ट कर सकते हैं. इट्स अप टू देम टू सेलेक्ट दिस. अब तैयारी के लिहाज से ये है कि जो रिटन एग्जाम होता है वो सब बच्चों के लिए यूनिफॉर्म होता है. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कैडर दैट यू वांट टू जॉइन. इट इज जस्ट द सेम फॉर एवरीवन डिपेंडिंग ऑन देयर सब्जेक्ट. लेकिन क्या होगा कि जब आप जिस तरह की पोस्टिंग की या डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो आगे जाकर होता है. रिटन क्लियर होता है, उसके बाद आपका साइकोलॉजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, मेडिकल होगा, एंड देन द एग्रीगेट दैट यू गेट, और आपकी पर्सनल इंटरेस्ट को नजर में रखते हुए और आपके एग्रीगेट को नजर में रखते हुए दे गिव यू व्हाटएवर डिपार्टमेंट. चलो नाइस. रुमेल साहब, एक तो मैं देख रहा हूँ कि आप बड़े इन्फ्लुएंस हैं शहबाज भट्टी साहब से, तो ये बताइएगा कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का रुझान है इस तरफ आने का, वो कितने % है, और जो आपके ज़हन में जो भी किस तरह से आया कि हम क्यों नहीं जो है हम तैयारी कराएं बच्चों को, इस तरफ नौजवानों को इस तरफ राग़िब करें कि आप जो है CSS की तरफ आएँ. अगर आपने कोई आला जो है ओहदे करने हैं, हासिल करने हैं, और ज़ाहिर है कितनी डिस्क्रिमिनेशन है, कैसे है, तो जब तक हम फाइट नहीं करेंगे आला ओहदों के लिए, तो हमें जो है हम अपना एक मकाम हासिल नहीं कर लेंगे. ये सारे आपके ज़हन में किस तरीके से ये सब कुछ आया करने के? बिल्कुल, ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. थैंक यू फॉर आस्किंग दिस. और इसके अंदर मैं बताऊंगा कि क्योंकि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई हैड कीन इंटरेस्ट इन द माइनॉरिटी अफेयर्स. तो हमने शहबाज भट्टी साहब के टाइम पर भी ऑब्जर्व किया जो एफर्ट्स थी, और उसके बाद सलीम मसीह सिंधु साहब, उनकी जो सारी एफर्ट्स थी अलॉन्ग विद हिज वर्क गवर्नमेंट सेक्टर में बीइंग एन ऑफिसर, उसके साथ माइनॉरिटीज़ की सर्विस, नईम जॉन साहब की जो सर्विसेज हैं, उसके साथ जो अपनी जॉब को साथ वो मैनेज कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को जब देखा तो ऑब्वियसली हम अपडेटेड थे अबाउट व्हाट द कम्युनिटी इज़ गोइंग थ्रू. और जैसे कि एरज ने पहले बताया 2016-17 की रिपोर्ट के अंदर भी उन्होंने कहा कि ये माइनॉरिटीज़ जो है जिनके लिए 5% कोटा इतने ज़ोर शोर से अप्रूव करवाया गया था, वो तो इसको क्लियर भी नहीं करते. तो सीट्स पर सीट्स बनती चली जा रही हैं, और इसका फ़ायदा क्या अगर इसको लोग यूटिलाइज़ नहीं करेंगे. तो जब ये एक देखा तो इवन दो आई वाज इन यूनिवर्सिटी बैक देन, मगर तब भी वो एक जिसे कहते हैं कि एक करंट सा लगा कि नहीं यार, दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट वर्किंग फॉर इट. और तब से जो है सेमिनार्स भी करवाने शुरू कर दिए. और इवन दो आई वाज अ स्टूडेंट बैक देन, मगर आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू अदर स्टूडेंट्स. आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया हमने, और उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स को किया. और रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक बड़ा इनोवेटिव सा स्टेप लिया, एटलीस्ट इन्फॉर्म करने का अभी तक, which we hope के फ्यूचर में it will be a reality, कि उन्होंने कहा कि हम because there are almost 79 seats last year, इस साल और एड अप हो गई हैं. तो उन्होंने कहा इतनी सीट्स को कैटर करने के लिए वी आर प्लानिंग टू कंडक्ट अ स्पेशल एग्जाम जो कि खसूसी तौर पर सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए होगा. इसमें माइनॉरिटीज़ अपीयर होंगी और वो इसको क्लियर करेंगे, और ये स्पेशली डिज़ाइंड होगा माइनॉरिटीज़ की सीट्स को फिलअप करने के लिए, क्योंकि कई सालों से वो सीट्स एड अप होती जा रही हैं. जब ये खबर बाहर वो ट्वीट की गई थी उनके असिस्टेंट से की तरफ से PM इमरान खान साहब के, तो उसके बाद से एक इस तरह की लहर मतलब चली कि एवरीवन गॉट इंटरेस्टेड कि यार ये स्पेशल एग्जाम क्या है जिससे आप डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं. तो टेक्निकली वो था तो CSS एग्जाम ही, बस जो CSS एग्जाम स्पेशली माइनॉरिटीज के लिए कंडक्ट करवाया जा रहा था उसको स्पेशल CSS एग्जाम का नाम दे दिया गया. तो उससे इतना लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा हुआ, पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज, के पहले सेमिनार्स में जब हम लोगों को एजुकेट कर रहे होते थे कि ये CSS ये है, इसका ये फ़ायदा है, PMS ये है, जो अच्छी ऑफिसर्स की जॉब्स हैं वो ये हैं, तो उनको लोगों को बताना पड़ता था, एजुकेट करना पड़ता था. बट इस अनाउंसमेंट के बाद ऐसा हुआ कि माइनॉरिटीज़ और डिफरेंट मतलब जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं वो खुद आते थे और कहते थे हमें बताएं यार ये किस चीज़ का टेस्ट है और हमने भी इसको करके अफसर लगना है. और उसका यही, जिस तरह रिजवान साहब ने बताया कि उसका ये एक आउटकम ये हमें देखने को मिला कि जो एक सेमिनार लास्ट ईयर करवाया गया आफ्टर स्पेशल एग्जाम्स अनाउंसमेंट, वो 300+ बच्चा हो गया, जिसके बाद वी हैड टू कट ऑफ द एंट्री क्योंकि केटर नहीं कर सकते थे, जगह कम पड़ गई. बिकॉज आपको पता है
हम एक मसले से भी गुजरे हैं, तो हमने एक पैंडेमिक से गुजरे हैं, तो एसओपीज को भी फॉलो करना लाजिम था। तो उसके बाद से ये कुछ इस तरह से चीजें बिल्डअप हुई कि अवेयरनेस इतनी बढ़ गई लोगों में कि हर जो कम्युनिटी का बच्चा है ही एटलीस्ट नोज व्हाट सीएसएस इज और इसकी अफादियत क्या है। अच्छा, ये अभी क्लियर नहीं हुआ कि ये आप बता रहे थे कि मिनॉरिटी के लिए अलग से एक किया गया, जी ये जी, कब? मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जी। ये एग्जाम स्केड्यूल था दिसंबर 2020 और हम्म। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये स्पेशली यूज करना चाहती हूँ इस प्लेटफॉर्म को करने के लिए कि द प्रॉमिस हैज नॉट बीन फॉलोड थ्रू सो फार। हम लोग ऑब्वियसली हमें था कि चले पैंडेमिक की वजह से कुछ डिले हो सकता है, लेकिन दिस अनाउंसमेंट वाज मेड इन अर्ली 2020 and abhi tak there has been no further notification in this regard. So kindly anybody who is watching tweet the PM, tweet his advisor Arbab Shahzad जिन्होंने किया था, और उनको रिमाइंड करवाएं कि इतना अच्छी जो हमारी कौम के लिए एक होप थी कि हम स्पेशल एग्जाम में अपीयर होंगे और हमारे पास एक एडेड अपॉर्चुनिटी होगी टू फिल दोज सीट्स, वो इट हैज नॉट बीन फॉलोड। तो काइंडली इस चीज पर भी ध्यान दें। ये फॉलो मिनॉरिटी ने फॉलो नहीं किया या पीएम अच्छा, साहब ने फॉलो नहीं किया, लेकिन इसमें मैं ये भी कहूंगी कि उन्होंने जो एम्प्टी सीट्स थी, दे वर वेकेंट सीट्स सिर्फ माइनॉरिटी कैंडिडेट्स की नहीं थी, द वेकेंट सीट्स वर आल्सो फ्रॉम रूरल सिंध, गिलगित बल्तिस्तान पाटा वाले एरियाज की भी वेकेंट थी, बलोचिस्तान की भी वेकेंट सीट्स थी। इन सब के लिए होना था एग्जाम, स्पेशल एग्जाम, और माइनॉरिटीज के लिए भी होना था। बेसिकली जो सारी सीएसएस की वेकेंट सीट्स थी which are around more than 200 सीट्स, उन्होंने कहा जिनमें से 79 जो सीट्स है वो माइनॉरिटी की थी। उन्होंने कहा कि ये सीट्स हम फिल करना चाहते हैं, सो वी आर गोइंग टू हैव अ स्पेशल एग्जाम। तो हमारे लिए भी था गुड न्यूज, और लेकिन इट हैजंट बीन फॉलोड। ये बात मैं इस तरह इनसे पूछता हूँ। रिजवान, आज मेरा ख्याल है कम वक्त थोड़ा सा मिला है इनको, तो रिजवान ये जो मेरे लिए भी एक बड़ी खुशी की बात है, गालबन बहुत सारी कम्युनिटी को भी होगा कि गवर्नमेंट ने एक अलग से वो जो एक इतराज किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि मिनॉरिटी की सीटें फिल नहीं होती, कि मिनॉरिटी की सीटें फिल नहीं हो रही, उनके लिए एक सेपरेट एग्जाम का इनकाद किया जा रहा है। आप ये इसको प्रोपोगेट एक प्रॉपरली किया गया, लोगों को अवेयरनेस दी गई कि इस तरह एग्जाम है अलग से, तो आप अपीयर हो, तैयारी करें? जी सर, बिल्कुल। जैसा कि आपको बताया कि लास्ट ईयर एज इरेज वाज सेइंग कि ये प्लान था कि ये 2020 दिसंबर में ये हो जाएगा एग्जाम। उसके बाद अभी तक उस पर कोई फॉलो अप नहीं हुआ, तो हमने बिफोर हैंड इस पे सेमिनार हम लोग एक कर चुके हैं, और उसके बाद भी वक्तन फवक्तन हम अपने बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं जहां हमें मौका मिले बात करने का अपने प्लेटफॉर्म पे, या जहां भी चर्चेज में सम ऑफ आवर मेंबर्स दे गो टू द चर्चेज एंड शेयर sermons देयर, इवन वहां हम बच्चों को प्रमोट करते रहते हैं, उनको बताते रहते हैं, अपडेट करते हैं इसके बारे में कि ये जो CSS एग्जाम है, अगर आपकी एज 21 प्लस है और आप ग्रेजुएट हैं तो आपको इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। और ये CSS PMS क्लब बनाने का मकसद ही ये था, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो महंगे सेटअप्स में या महंगी एकेडमीज में अफोर्ड नहीं करते, पढ़ नहीं पाते, तो हमने खुद से अरेंज किया ये CSS PMS क्लब ताकि हम उनको खुद से पढ़ाएं और ट्रेन करें, और उनको एग्जाम की अवेयरनेस भी हो और एग्जाम की प्रॉपर तैयारी भी हो। और आगे भी फ्यूचर में भी हमारा प्लान है, हम लोग CSS PMS का जो नेक्स्ट सेशंस हैं वो जरूर लॉन्च करेंगे। इस साल हमारा प्लान है कि अक्टूबर और नवंबर में दोबारा हम इसकी अवेयरनेस पे सेमिनार्स कराएं। एज यू नो वी आर गोइंग थ्रू, एज रोमेल वाज सेइंग, अ पेंडेमिक टाइम, सो थिंग्स बिकम हार्डर इस पेंडेमिक दौर की वजह से। लेकिन हमारी प्लानिंग है, हम लोग इस पे काम कर रहे हैं कि जो हमारा अभी तक हम तकरीबन 6 सेमिनार ऑलरेडी इस पे करा चुके हैं। 7वां जो सेमिनार है वी आर प्लानिंग टू डू इट इन अक्टूबर एंड नवंबर ऑफ दिस ईयर, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो, हमारे बच्चे ट्रेंड हो और वो अपेयर हो पेपर में। थोड़ा सा इसके अंदर ये है कि बच्चे कंप्लेन तो करती है हुकूमत और इदारे भी के अपीयर नहीं होते, लेकिन एवरी ईयर, लेट मी गिव यू अ स्टैटिस्टिक ऑफ दिस ईयर, इस साल 40,000 बच्चों ने रजिस्टर किया CSS के एग्जाम, 40,000 स्टूडेंट्स। सो उनमें से 250 क्लियर करते, तो दैट्स जस्ट 2% ऑफ द रेशियो। अब हमारे क्रिश्चियन बच्चे अगर 10-20 अपीयर होंगे तो ऑटोमेटिकली दैट मींस दैट दे आर गोइंग टू हैव अ लेसर चांस।
तो हमारा जो है सबसे पहला यही है कि बच्चे अपीयर तो हों एग्जाम। बच्चों को पहली बात पता नहीं होता, पढ़ लेते हैं तो उनको जरा ये होता है कि हम लोग दे डोंट इवन नो दैट दिस एग्जिस्ट्स एज अ करियर ऑप्शन। तो हम पहले ये वाला गैप तो ब्रिज करना चाहते हैं कि जिस रेशो में जो मेजोरिटी ग्रुप है वो अपीयर होता है अगेंस्ट एक एक सीट के अगेंस्ट इतने सारे बच्चे अपीयर होते हैं, 50 बच्चे अपीयर होते हैं, तो हमारे भी जो बच्चे हैं वो भी इसी रेशो के हिसाब से अपीयर होंगे तो विल इंक्रीज आवर चांसेस ऑफ विनिंग। अलीशा सलीम, आप ये कौन सी ऐसी वजूहात थी या सोच थी आपकी कि आप इनके साथ एक वॉलंटरली काम कर रहे हो, और ये खुद भी क्या सीएसएस और इस तरह आप अपीयर होने का इरादा है या तैयारी कर रहे हो? ये थोड़ा सा वजाहत कीजिएगा कि आपको क्या इसकी अहमियत नजर आती है। आप यंगेस्ट, यूं तो एक बड़ा एक काबिल रश्क और काबिल फख्र भी है कि आज एक यंगेस्ट पैनल हमारे साथ है जो कोशिश कर रहा है कि हमारी कम्युनिटी अपलिफ्ट हो। जी अलीशा सलीम, आप क्या जी कहेंगे? जी, पहले तो शुरू से ही जब से स्टार्ट हुई थी CSS PMS क्लब, तब से साथ ही हूँ मैं इसी के। और मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, और असल में मेरी फैमिली में ही गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। मामू भी में गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और कजन्स भी में दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, तो वो दूसरी पोस्ट पे लगे हैं। तो यहाँ से वो एक ट्रैक सेट हो गया कि ज़हन में हो गया, सेट हो गया कि गवर्नमेंट सीट लेनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है। तो यहाँ से इंस्पायरेशन आ रही थी। और जैसा कि सारे बता रहे हैं कि जो सीट्स हमारी रहती हैं हर साल, तो देख के एक तो बुरी सैड फीलिंग आती है कि इतनी सीट्स हैं तो ये अवेल क्यों नहीं कर रहे हम। तो इसलिए मैं ये जो CSS क्लब है इसके साथ वॉलंटियर कर लिया ताकि अपने दोस्तों तक पहुंचाऊंगी, ताकि वो भी आगे CSS PMS के लिए अपीयर हो सकें, ट्राई कर सकें। और वो अपने दूसरे जो कजन्स हैं, भाई बहन, जो दूसरे क्रिश्चियन दोस्त हैं, उनको इंस्पायर करें, उन्हें बता सकें ताकि वो आगे गवर्नमेंट सीट्स जॉब्स के लिए अपीयर हो सके। तो आप ये जो यंगेस्ट है, हमारी शिकायत भी है, कुछ लोग इस बात का बड़ा सामने रखते हैं कि हमारे साथ तासब है, पढ़ लिख जाएंगे कैसे जॉब आएगी, मिलेगी कैसे, हर जगह पे हर्डल्स हैं। तो आपने कहाँ तक नौजवानों को आगे या इस सोच को खत्म करने के लिए कोई काम किया है? कोई दोस्तों के साथ शेयरिंग या दोस्तों के साथ अभी तो मेरे दोस्त मेरी एज ग्रुप के अभी इतने बड़े नहीं हैं, तो अभी वो पढ़ ही रहे हैं, तो उनको साथ साथ उनको साथ साथ मैं बताता रहता हूँ, उनको इनवाइट करता हूँ कि जो नई पोस्ट आती हैं, सीट्स आती है, उनके बारे में उनको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, ताकि उनको ही पता चले कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी हम ले सकते हैं, गेन कर सकते हैं फ्यूचर में डिग्री के बाद। और ये नहीं कि सिर्फ सीट्स हैं, प्रोसेस भी जानना जरूरी होता है कि कैसे वो सीट्स अवेल कर सकें। सिर्फ हाँ जी, तो वो प्रोसेस भी उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, और जो स्टडी पढ़ाई और एग्जाम का सिलेबस होता है वो साथ साथ उसकी तैयारी कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में चलें। खुदा आपको जो है वो मंजिल मकसूद तक लेके जाए। आप भी खुद, अगर वालिद कहते हैं कि एक कॉल है कि अगर आपका वालिद सिपाही था तो आपको जो है वो लेफ्टिनेंट बनना है, ठीक है ना। आपके वालिद साहब सरकारी अफसर थे, इसका मतलब आप थोड़ा सा ऊपर जाना है, आपने सोच को बढ़ाना है एकदम। इरज, आपसे पहले बात करने से पहले मैं इस तरफ जाता हूँ, रोमेल जान। रोमेल साहब, ये जो अब नौजवानों में तालीम, जाहिर है तालीम हासिल करेंगे तो आला जॉब की तरफ जाएंगे और कम्युनिटी को अपलिफ्ट कराएंगे, अपग्रेड भी अपलिफ्ट भी करेंगे। तो आपको नजर आ रहा है कि ये जो हमारी कम्युनिटी के नौजवान ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं? और ये भी ख्याल रखिएगा, हम अपने लास्ट राउंड है, क्लोजिंग भी कर रहे हैं,
तो ये इसको उस हवाले से जरा बात कीजिएगा। देखिए, मैं कहता हूँ कि ये क्वेश्चन जितना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक मिसरे में कवर हो जाता है, उसका आंसर उतना ही समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स आंसर है। आप ओवर द पास्ट ईयर्स आप देखते हैं कि जॉब्स डेवलप करवाना कम्युनिटी के लिए, उसका एक रीज़न भी ये था कि एक सेंस ऑफ डिप्रेशन एंड डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी कि जब आपके लिए कोई सीट्स मुख्तस नहीं की गई, तो उसमें ऐन मुमकिन है कि आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपके मुकाबले पर एक मेजॉरिटी का बंदा आता है तो उसको प्रेफरेंस दे दी जाएगी। तो एक सेंस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि यार अगर पढ़ भी गए तो कौन सा कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी हमें किसी अच्छी जगह पर, हमें डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ किया जाएगा। मगर ये पिछले दिनों में मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जब से लोगों को पता चला नहीं, अब टाइम्स हैव चेंज्ड, अब अगर आप पढ़ते हैं तो सीटें आपके लिए पड़ी हुई हैं, अगर आप सीट आपको नहीं मिलती तो उसमें आपका फॉल्ट है, आप वहां से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ सीट्स हैं जो मुख्तस ही आपके लिए कर दी गई हैं, वो आप आएंगे तो आप फिलअप करेंगे, वरना वो खाली चली जाएंगी। तो खाली जाने से तो गवर्नमेंट को भी कोई फायदा नहीं है। तो मैं रिसेंटली भी जब आई वाज टॉकिंग टू पीपल, तो मुझे बात करने के बाद ये मालूम हुआ कि बहुत सारे क्रिश्चियन बच्चे हैं जो अब बहुत डेडिकेटेड हैं और मोटिवेटेड हैं, और पर्टिकुलरली इस गोल को पूरा करने के लिए अपनी एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, अपनी डिग्रीज को इसके लिए प्लान कर रहे हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब से पोस्ट्स आपके लिए डेवलप की जाती हैं, आपको पता होता है कि हमारे पास एक एंड गोल है और वो गोल हमारे लिए ओपन है और वेटिंग पर है, तो आपने एफर्ट कर कर उस तक जाना है। तो वो एक आपको जो मतलब एक होप, जिंदा उम्मीद देता है कि यार दिस इज समथिंग दैट आई कैन अचीव, और ये महज कोई ख्वाब या बातें नहीं है। तो वो आपको एक बेहतर ड्राइव देता है। और उसके बाद आई हैव सीन कि बहुत से बच्चे जो हैं दे हैव बीन इनटू स्टडीज़, लड़के भी लड़कियां भी, और इसके अंदर अपीयर होने का रेट इस साल ही बेहतर हो गया, स्पेशली आफ्टर जो अनाउंसमेंट ऑफ जो स्पेशल एग्ज़ाम था। तो इसका मतलब है कि एक तो नौजवानों को थोड़ा सा मैसेज भी दीजिएगा, और इसका मतलब है कि एक तो मेरिट भी है, कोटा भी है, हमारी तो मौजें हैं अगर हम उसको वेल करें तो। जी, अच्छा, इसके अंदर मैं बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट बता दूं कि सिर्फ इस माइंड को जहन में रखना है कि एक एग्ज़ाम है, जो क्लियर करते हैं वो भी हमारी तरह के लोग हैं, और हमारी मर्जी है कि हमने अगर compete कर कर कुछ लेना है। और सबसे बड़ी बात है, हमें इतनी फाइट भी नहीं उसके लिए करनी, एग्ज़ाम क्लियर करना है। और उसके बाद क्योंकि सीट्स अवेलेबल है, तो आम तौर पर हमारा शायद मेरिट नंबर तो उस पोस्ट का ना हो, मगर हमें फिर भी PAS या फॉरेन सर्विसेज या पुलिस की सर्विसेज, जिसमें आप डायरेक्टली ASP लगते हैं, से स्टार्ट करते हैं अपनी सर्विसेज को, उनके लिए हमारे पास सीट्स अवेलेबल हैं। तो हमारी यूथ को क्या करना है अभी, सिर्फ ये करना है कि हैव अ क्लियर माइंड। एक चीज़ मुझे याद है, अंकल जो सलीम मसीह संधू साहब हैं, जो हमारे इस टाइम जो हैं, खुदा ने उनको अपने पास बुला लिया, मगर वो हमारे अलीशा के जो वालिद साहब हैं, ही वाज द मोस्ट सीनियर ब्यूरोक्रेट ऑफ क्रिश्चियन कम्युनिटी, ग्रेड 20 में थे वो हमेशा कहा करते थे, कहते थे बेटा इस वक्त तो ये इसी तरह का आलम है कि एक आपके लिए चीज़ तैयार पड़ी है, जैसे वो कहते हैं प्लेट में पड़ी हुई है, आपने बस जाकर उसको लेना है वहां से। तो आप अगर प्लेट तक भी जाने की हिम्मत ना रखें तो फिर मसला खाने का नहीं है या उस प्लेट के अंदर पड़ी चीज का नहीं है, मसला आप में है। तो अभी इस तरह का आलम है, और द थिंग इज यूथ को क्या करना है सिर्फ उसके लिए। और मैं एक और भी इसके अंदर एक अच्छी होपफुल चीज बता दूं कि इट इज नॉट जस्ट वन अटेम्प्ट। खुदा ना खास्ता बिकॉज ऑफ एनी रीजन आप एक अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, 100 रीजन हो सकते हैं, 12 सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डाइवर्स नॉलेज है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक डायमेंशन है। तो अगर आप किसी रीजन से कोई एक सब्जेक्ट में आप क्लियर नहीं कर पाते या आपका एग्रीगेट नहीं बनता, तो डोंट लूज होप, देयर आर 3 ट्राइज। आप अगले साल दोबारा ट्राई कर सकते हैं, उससे अगले साल दोबारा ट्राई कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता CSS नहीं होता, PMS की भी 3 ट्राइज हैं। तो CSS एंड PMS कंबाइंड आपके पास 6 अटेम्प्ट्स हैं, तो यू कैन गो फॉर इट। और इफ यू डू नॉट लूज होप, तो बहुत मुमकिन है, एंड मुमकिन है कि आप इसको हासिल कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा इरज, आपके लिए कि ये कौन सी फील्ड जो है, पुलिस, कस्टम या कोई और कौन सी ज्यादा अट्रैक्ट करती है, और आप क्या कहना चाहेंगे इस नौजवान तो है ही हैं, अपनी नौजवान जो गर्ल्स हैं, अमीन के आप क्या कहेंगे, इनको क्या मैसेज होगा लड़कियों के लिए, आपके लिए, और क्या पसंदीदा क्या है आपका डिपार्टमेंट है? पर्सनली मेरी प्रेफरेंस जो है
Yeah. वो फॉरेन सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में है. Hmm. So if I get the opportunity, God willing, then I will go join that Hmm. group. दूसरा मेरा मैसेज ये है, और ये खाली यूथ के लिए भी है, प्लस लार्जर कम्युनिटी इन जनरल. सबसे पहले मैं एक चैलेंज प्रेजेंट करना चाहती हूँ अपने 150-year-old एजुकेशन सिस्टम पर, Hmm. कि अब सीट्स आपके पास रिजर्व्ड है, बट वी शुड ग्रूम आवर चिल्ड्रन. जो आपके स्कूल में क्रिश्चियन बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में जो क्रिश्चियन बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको ऑफिसर्स की तरह ट्रीट करें, उनको ऑफिसर्स की तरह ट्रेन करें, और उनको मेंटली भी उनके प्रोफेशनल होराइजन्स खोलें. खास तौर पे ये मेरा यही चैलेंज मैं एक्सटेंड करूंगी टू द चर्च, कि जो आपके चर्च में यूथ के बच्चे हैं उनको भी इंकरेज करें, उनको भी अवेयरनेस प्रोवाइड करें, बिकॉज दैट इज वन एरिया जहाँ सब कट होता है. साथ ही मैं पेरेंट्स को भी, क्रिश्चियन पेरेंट्स को भी कहूंगी कि अपने बच्चों के लिए उनको भी ट्रीट देम एज ऑफिसर्स, और उनको जो है ये रूम दें. अमूमन हमारी कम्युनिटी के अंदर 2 एरियाज करियर्स हैं, जो कि मेडिकल है और टीचिंग है, जिसके अंदर हम लोगों ने देयर इज एम्पल रिप्रेजेंटेशन, या हमारे बच्चों को अक्सर यही 2 डायरेक्शंस दिखाई जाती हैं एज अ करियर, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग. लेकिन जब हमें पता है, नाउ दैट वी नो दिस, कि एक और भी एक पूरा एरिया है जहां हम अंडर रिप्रेजेंटेड है, तो वहां पर भी क्यों ना कोशिश की जाए. So my ultimate advice to everybody is, everyone from the Christian community, कि अपने यूथ की करियर के होराइजन्स ओपन करें. ये भी एक करियर की अपॉर्चुनिटी है. हमारे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, तो कई दफा होता है कि उनको लगता है कि हमें यहाँ कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो वो कहते हैं कि हम बाहर ही चले जाते हैं, इफ दे आर गुड इंटेलिजेंट केपेबल स्टूडेंट्स. तो इस वजह से कि भाई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये कंप्लेंट हमारे पास नहीं होनी चाहिए. दूसरी बात मैं ये आपकी बात ये करना चाहूंगी कि हम अक्सर एफर्ट्स करते हैं इंटरफेथ हार्मनी के लिए. आपने एक दफा पहले भी डिस्क्रिमिनेशन की बात की थी, कि हमारी कम्युनिटी में हम अक्सर क्लेम करते हैं कि हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. तो मेरा मानना है, एंड दिस इज व्हाट रिसर्च शोज इज, कि जो इक्वालिटी आती है और जो ट्रू इक्वालिटी होती है या ट्रू हार्मनी होती है, वो तब होती है जब आप किसी के साथ इक्वल लेवल पे बैठे. हम भी जब उनके साथ क्वालिफाई होकर उनके साथ उन सीटों पर बैठेंगे, तो तब we will be in a position to represent ourselves as equals. और हार्मनी, ट्रू इंटरफेथ हार्मनी, in my opinion, would be promoted जब हम भी पढ़ लिख कर उनके साथ उन्हीं उनके पैरेलल ओहदों में लगेंगे. That's fine. नाइस नाइस. रिजवान साहब, आप पब्लिक का, चर्च का रिस्पांस क्या, और मैसेज भी अपने नौजवानों को आप मैसेज भी देंगे क्या, किस तरफ आना चाहिए उनको? जी सर, बिल्कुल. मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू इरिज से बहुत ज्यादा मैच करता है. यू नो, जैसे रोमेल कह रहा था कि जब आप CSS और PMS के लिए ट्राई करते हैं, यू हैव 6 ट्रायल्स ऑल टुगेदर, यू नो, 3 CSS के लिए और 3 PMS के लिए. इसके लिए जब मैं बच्चों को हमेशा ये मैसेज भी देता हूँ और उन्हें प्रमोट करता हूँ कि जब आप CSS की तैयारी करते हैं, तो आपके पास इतना नॉलेज और आप इतने नॉलेजेबल और इतने यानी प्रिसाइज और बेहतर इंसान बन जाते हैं कि अगर ये जो गवर्नमेंट की दूसरी वैकेंसीज आती है ना, अगर खुदा ना ख्वास्ता अगर आप CSS नहीं कर पाए, तो आप इतने काबिल हो चुके होते हैं कि दूसरी जो पोस्ट आती हैं, जो जिनके लिए स्पेशल एग्जाम नहीं होता, आप उनको बड़ी इजीली पास आउट कर लेते हैं. तो एक तो मेरा मैसेज ये है कि आप जरूर CSS के लिए बच्चों को ट्रेन करें. दूसरा ये, मैं इरेज वाला पॉइंट ही मैं हमेशा मुख्तलिफ चर्चेज में प्रमोट करता हूँ कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मुझे गवर्नमेंट पोस्ट मिली, सो ओवरऑल कम्युनिटी में, इवन इन द मुस्लिम कम्युनिटी और मेरे होम टाउन में, खुदावंद ने मुझे ज्यादा इज्जत बख्शी, लोग ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, रोजगार बेटर हुआ. तो मैं अपनी कम्युनिटी को, और जहां भी मुझे मौका मिलता है, मैं उन्हें प्रमोट करता हूं कि जब आप एजुकेटेड होंगे, ऑब्वियसली आपके पास अपॉर्चुनिटीज होंगी अच्छे रोजगार की. सेकेंडली, आपको सोसाइटी में बेहतर मुकाम मिलेगा. और एज इरेज वाज सेइंग कि ऑब्वियसली जब हम बेहतर पोस्ट पे होते हैं, बेहतर पोजीशन पे होते हैं, लोग हमें ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं. सो ऑब्वियसली इन फ्यूचर जो रिलीजियस
या जो इंटरफेथ हार्मनी है वो भी प्रमोट होगी। तो मैं वो जो कायदे आजम साहब, क्योंकि मैं टीचर हूँ, वो एक उनका एक बड़ा मशहूर कॉल है कि पाकिस्तान के लिए एजुकेशन जो है वो जिंदगी और मौत है। तो मैं अपनी मसीही कम्युनिटी को यही कहता हूँ कि एजुकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, ताकि आप फ्यूचर में आप और आपकी जनरेशन जो हैं वो इस मुल्क में बेहतर तौर पर बाइज्जत तरीके से सरवाइव भी करें और खुशहाल जिंदगी बसर करें। अच्छा, मैं एक एक पूछता जाऊं, क्योंकि फिर शायद मौका ना मिले, या मिलेगा फिर दोबारा आपसे बात करेंगे। तो ये क्या वजह है लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं? सर मेरे मेरे ख्याल से लड़के हमारी कम्युनिटी में आई थिंक अगर हिस्ट्री भी देखी जाए तो हमारी कौम जो है, जैसे एरिज मेंशन कर रही थी कि हम लोग मेडिकल, जब पाकिस्तान बना तो मेरा पर्सनल मेरी स्टडी है इस पे, प्रॉपर मैं एक सरमन दे चुका हूँ कि हम लोग मोस्टली मेडिकल प्रोफेशन और टीचिंग, यानी स्कूल क्रिश्चियंस के और मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग बहुत सारे लोग थे। आई डोंट नो, भुट्टो की हुकूमत में आके उसके बाद 70s 80s के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि हमारी कौम को सुस्त कर दिया गया। ऑल्दो मेरे पास मुकम्मल डेटा नहीं है कि क्यों हमारी कौम ने पढ़ना छोड़ दिया, और उसमें कुछ ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से भी मे बी कुछ ऐसी चीजें की गई कि हमारी जो यंग जनरेशन है, स्पेशली बॉयज जो है, वो नशे की तरफ मायल हुए, अपनी जो एजुकेशन को परजू नहीं किया। मुझे ये लगता है कि वही 80s और 90s का ही गैप चल रहा है कि बॉयज जो हैं वो ज्यादा नशे की तरफ मायल हुए, गलत एक्टिविटीज की तरफ मायल हुए, उन्होंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, और जिसकी वजह से आज एक इम्प्रेशन है कि लड़कियां ज्यादा पढ़ती हैं और लड़के कम पढ़ते हैं। हालांकि रुमेल इज हियर, और मुझे पता है जो लड़के पढ़ते हैं वो बड़ा अच्छा पढ़ते हैं और वो ज्यादा कंसेप्चुअल होते हैं। लेकिन ओवरऑल रेशो इसलिए कि हमारे मुल्क में जो नौजवान तबका है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वो उनमें से जो बॉयज हैं वो उनको घर से बाहर निकल के मोहल्ले में और मुख्तलिफ एक्टिविटीज में वो ज्यादा गलत एक्टिविटीज में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी एजुकेशन को परजू नहीं करते। हालांकि मैं रिजवान और नाजरीन, ये बहुत सारी ऐसी मुश्किलात भी हैं। उन मुश्किलात पे काबू पर उस वक्त तक हम नहीं काबू पा सकते जब तक हमारा नौजवान पढ़ेगा। और अगर आप बहुत मुझे सारे इजाजत मसाइल। दें कि मैं इसमें ऐड करूं जी। रिजवान साहब की बात पे, कि देखिए 70-80s के अंदर किस तरह से कम्युनिटी एडिक्शन की तरफ आई, वो तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान जानता है। पूरा पाकिस्तान एडिक्शन की तरफ उस वक्त आ गया था, तो वो दैट इज हिस्ट्री। मगर उसके अलावा ये मसला एक ये भी है कि हमारे पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो जो है कोशिश करें कि वो उनकी जो बेसिक एजुकेशन के बाद ना सिर्फ फॉरेन मनी अर्निंग की तरफ करें, बल्कि रादर प्रिपेयर देम फॉर ऐसी जॉब्स जो शायद कुछ माह या 1 साल ज़्यादा ले लें उनकी एजुकेशन में, जहाँ पर 14, 15, 16 साल आगे गुजार दिए गए एजुकेशन में, वहाँ पर 6 माह या 1 साल या 1.5 साल अगर वो अपनी मतलब स्पेशलाइज्ड स्टडी में गुजार दें, तो उनको 1 साल और बेयर कर लेना चाहिए। क्योंकि एक बात तो तय है कि ये साल का जो हिस्सा होगा, ये जो साल एक्स्ट्रा होगा, दिस विल पे ऑफ। तो आप उसको इन्वेस्ट करें रादर देन उनको वही एवरीडे जॉब्स की तरफ मतलब लगाने के, जी। उनको उसके लिए भी तैयार करें। रुमेल साहब, मुझे ऐसे लग रहा है कि आज सीएसएस तैयार करने वाले से ज्यादा मुझे लग रहा है कि यूथ से मेरा बहुत यूथ से बात हो रही है। और खैर, यूथ बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप सीएसएस को इंस्ट्रक्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्टर हो, उनके तैयार करते हो, और ये हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की कामयाबी है कि नौजवान सामने आया हुआ वो समझ रहा है कि हमें क्या ज़रूरत है। थैंक यू। अलीशा, आप जो है वो थोड़ा-सा नौजवानों को ये ज़रूर बोलिएगा, प्लीज़, 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 प्लीज़ नौजवानों, ये कहाँ बह गए हो, कहाँ आप डूब गए हो, इस तरफ आओ, आपने कौम को बचाना तो। जी। मेरा मैसेज तो यही है कि ये जो सारे नशे वगैरह और ये गंदी एक्टिविटीज जो करते हैं, ये छोड़ के सीधे ट्रैक पर आएं और स्टडी पे फोकस करें और अपने फोकस लगाएं सीएसएस और पीएमएस करने में, और ताकि आगे पूरी कम्युनिटी को बढ़ा सकें, एक्सपोजर मिले पूरे पाकिस्तान में, पता चले कि
क्रिश्चियंस हम्म। कुछ हैं, क्रिश्चियंस के पास भी कुछ पावर है। आप अपना अलीशा देखो, एजुकेशन हमने दी, ठीक है ना, जितने इंस्टीट्यूट थे सारे क्रिश्चियन थे, जिन्होंने बड़े बड़े जनरल, प्रेसिडेंट, वजीर आला सारा बनाया, और हम आज खुद चिराग तले अंधेरे वाले इस तरह के हैं। लेकिन होपफुली जो है बड़ा अच्छा नतीजा है। गैप जरूर आया नेशनलाइज के बाद, फिर प्राइवेट सेक्टर आया, फिर खुद हो चाहिए तो एक आया। तो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो हमारे पास 5 मिनट हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो हम आगे चलते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफाइन ये करते जाएं लास्ट पॉइंट में, सीएसएस और पीएमएस हमने जिक्र बार बार किया है, हमें बार बार वाजिया करना चाहिए कि पीएमएस, जरा इसको वाजिया करो, इस एब्रिवेशन को। इस जी, जी पीएमएस जो पीएमएस है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, सीएसएस है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज। तो सीएसएस है होता है एग्जाम फेडरल लेवल पे, एफपीएससी कराता है फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन, और जो पीएमएस है प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज, इसका वो मतलब हर है सूबा अपने सूबे के लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे ऑफिसर्स हायर करने के लिए कहता है। ये कार्बन वहीं इसको आई थिंक पहले पीसीएस कहते होते थे। इरज, यही पीसीएस मतलब जो प्रोविंशियल एक होता था, जी, जी। उसी को जो अब चेंज आई है, PMS जी कहा जाता है। और द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीएसएस एंड पीएमएस इज 2 एग्जाम्स का, कि एक जनरल नॉलेज का एग्जाम होता है पीएमएस के अंदर, और एक उर्दू एसे का एग्जाम होता है पीएमएस के अंदर। और है दोनों ही ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकिंग, ब्यूरोक्रेसी की जॉब्स है। तो अगर वही कि अगर आप सीएसएस में अपीयर होते हैं तो पीएमएस के अंदर भी जरूर हो। और एक और आप अभी बात कर रहे थे इसकी बच्चों के अपीयर होने की। तो इन माय एक्सपीरियंस मैं जितने मेजॉरिटी कम्युनिटी के बच्चों को जानती हूँ जो मेरे साथ ग्रेजुएट हुए हैं, उन्होंने एक अपना करियर प्लान नॉर्मल रखा हुआ है कि दे पुट 6 to 8 months या 1 year असाइड कि हमने सीएसएस के एग्जाम में एक ना एक अटेम्प्ट तो जरूर देनी है। वो उसमें इवन इफ दे हैव अ फुल्ली डिफाइंड करियर प्लान आउटसाइड ऑफ इट, वो सीएसएस की अटेम्प्ट जरूर देते हैं कि अगर ये हो गया हमारा तो वी विल फॉर श्योर ज्वाइन दिस एज अ करियर। तो अगेन मैं वो कहती हूँ कि हमारी भी कम्युनिटी अगर इस तरह करे कि जरूर अटेम्प्ट जरूर दे, इट डज नॉट मैटर कि उनके आगे पीछे उसके अलावा क्या करियर प्लान्स, इट्स गुड टू हैव बैकअप प्लान्स। इसके लिए भी जरूर अच्छा, कि न्यूटन जो साइंसदान था और मुझे पता है कि ये कहाँ से आप सवाल पूछ रहे हैं। अब हम ये तो जहालत है, ये तो जहालत है, इसीलिए मैंने जहालत से मैंने कहा कि पर्दा उठाया जाए। तो ये तो सच है, ये मुझे समझ आ गया। चलो अच्छी बात है। मैं अच्छा मूड आप जाएंगे तो नादरीन देखिएगा, अगर मैं पूछ भी सकता तो इसने इरेज आप बता ही दो जी। वो रिसेंटली ये इशू आया है कि किसी पब्लिशर ने या किसी पर्सन ने आके पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पब्लिशर थी, पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर न्यूटन की तस्वीर थी, तो उसके क्योंकि लंबे बाल हैं और उसके थोड़े से फेमिनिन कपड़े लग रहे हैं उस वक्त के मुताबिक, उस सेंचुरी के मुताबिक उसके कुछ कपड़े रोब्स टाइप में, तो उन्होंने कहा है कि आपने न्यूटन को दुपट्टा क्यों नहीं पहनाया हुआ, उसको तो दुपट्टा पहनाए, बापर्दा उसको तौर पर रखे, आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेडीज को अपनी टेक्स्ट बुक्स के। ये जहालत है। बहरहाल ये सिर्फ आपको थोड़ा सा करना था कि गुफ्तगू भी होती है, शायद थोड़ा मुस्कुराहट भी आनी चाहिए। तो नाजरीन, यकीनन आज का जो हमारा टॉक शो था, डिस्कशन पैनल जो एक था, एक बड़ा मौसर साबित हुआ होगा। आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि एक हमारी यूथ, हमारे नौजवान एक अच्छा काज लेकर आगे बढ़े हैं, चर्चेज या दूसरे कर रहे हैं, काफी कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो इस सीएसएस के रुझान को ज्यादा तेज कर रहे हैं कि लोग सामने हैं, बड़े अच्छी पोस्टों पे आए भी हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी कम्युनिटी बहुत जल्द, कोटा सिस्टम खाली जा रहा है या अच्छी पोस्टें नहीं है, जरूर हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। और मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी एकेडमी का,
जो एक क्लब की शक्ल में है, पाकिस्तान क्रिश्चियन CSSPMS क्लब का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। साथ ही आपके हेड का जिन्होंने मोटिवेट किया, नईम जान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और इसी के साथ इजाज़त लूँगा। आप अपना ख़्याल रखिएगा, आप दूसरों का ख़्याल रखिएगा और हमारी दुआ है कि ऐसे और नौजवान भी सामने आएँ, सामने क्या आएँ, वो खुद भी CSS ऑफ़िसर बड़े बने, हमारी दुआ है। पाकिस्तान ज़िंदाबाद और खुदा आप सबका हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, थैंक यू।